नमस्ते, वेलकम टू द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल। आज बिपिन चंद्रा की इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस सीरीज में हम चर्चा करेंगे चैप्टर 1 द फर्स्ट मेजर चैलेंज, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 पर। नमस्कार। हाँ, ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, कि टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। बिल्कुल। तो आज हम बिपिन चंद्रा की किताब के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो 1857 का विद्रोह था, ये आखिर शुरू कैसे हुआ। हाँ, कहाँ से शुरू हुआ, कौन थे वो लोग जिन्होंने इसे आगे बढ़ाया, शुरू में इसकी जड़ें कहाँ थीं, उस पर गहराई से बात करेंगे, स्रोत सामग्री के आधार पर। ठीक है, तो चलिए सीधा चलते हैं उस दिन पर। 11 मई 1857, दिल्ली, सुबह का वक्त था। जी, मेरठ से, जैसा आपने कहा, सिपाहियों का एक पूरा जत्था, एक पूरी टोली कह लीजिए, वो दिल्ली पहुंची। और ये वो सिपाही थे जिन्होंने एक रात पहले ही 10 मई की रात को अपने यूरोपियन अफसरों के खिलाफ बगावत कर दी थी। और कईयों को मार भी डाला था। हाँ बिल्कुल। तो ये लोग यमुना पार करके दिल्ली में दाखिल हुए। सुबह सुबह का वक्त था। और आते ही उन्होंने क्या किया, पहला निशाना क्या था? आते ही उन्होंने जो नदी किनारे टोल हाउस था उसे आग लगा दी। एक सिंबल था वो अंग्रेजी हुकूमत का। और फिर वो सीधा लाल किले की तरफ बढ़े। लाल किला यानी मुगल बादशाह का निवास। बिल्कुल, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह टू जिन्हें कहते हैं। और किले में वो राजघाट गेट से दाखिल हुए। और दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली की जो आम जनता थी वो भी उनके साथ होली। एक उत्साहित भीड़ थी। लोगों में भी कहीं ना कहीं एक उबाल था शायद। तो किले पहुंचकर सिपाहियों ने क्या किया? बहादुर शाह से मिले? हाँ, वो सीधा बहादुर शाह टू के पास पहुंचे। अब बहादुर शाह की स्थिति बड़ी अजीब थी। कहने को तो वो हिंदुस्तान के बादशाह थे, मुगल सल्तनत के वारिस, लेकिन असलियत में वो अंग्रेजों के पेंशनर थे, नाम मात्र के शासक। सही, कोई असली पावर तो थी नहीं उनके पास। बिल्कुल नहीं। तो सिपाहियों ने उनसे अपील की, या यूं कहें कि एक तरह से दबाव डाला कि वो इस विद्रोह का नेतृत्व संभालें, उसे अपना नाम दें। क्यों? एक शक्तिहीन बादशाह से नेतृत्व क्यों मांग रहे थे वो? क्योंकि बादशाह के नाम में अभी भी वो बात थी, वो सिंबल था। उनके नाम से जुड़ने से इस विद्रोह को एक वैधता मिलती, एक लेजिटिमेसी मिलती। ये सिर्फ कुछ नाराज सिपाहियों का गुस्सा नहीं रहता, ये पूरे हिंदुस्तान की तरफ से अंग्रेजों के खिलाफ एक जंग का आगाज बन जाता। ये बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था। समझा। लेकिन बहादुर शाह का क्या रिएक्शन था? वो तैयार हो गए फौरन? नहीं, फौरन नहीं। जैसा स्रोत बताता है, वो वैसिलेटेड कर रहे थे। हिचकिचाए थे, दुविधा में थे। सोचिए, एक बूढ़े बादशाह जिनके पास ना सेना थी ना खजाना, वो अंग्रेजों पर निर्भर थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इन सिपाहियों का साथ दें या ना दें। उन्हें शायद सिपाहियों की कामयाबी पर भी शक होगा। हाँ बिल्कुल, उन्हें उनके इरादों पर, उनकी ताकत पर शक था। और शायद खुद अपनी लीडरशिप पर भी। इतने सालों से जो सिर्फ नाम के बादशाह रहे हों, उन्हें अचानक एक क्रांति का नेता बनने को कहा जाए तो हिचकिचाहट तो स्वाभाविक थी। लेकिन आखिर में वो मान गए। हाँ, अंत में चाहे समझाने बुझाने से या शायद थोड़े दबाव में आकर वो सहमत हो गए। और फिर उन्हें बाकायदा शहंशाह हिंदुस्तान घोषित किया गया। ये घोषणा अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी। और इसके बाद दिल्ली में क्या हुआ? इसके बाद तो समझिए दिल्ली पर सिपाहियों का कब्जा हो गया। शहर में जो भी यूरोपियन या अंग्रेज मिले, खासकर अधिकारी, उन्हें मार दिया गया। साइमन फ्रेजर का नाम आता है, जो उस वक्त दिल्ली में पॉलिटिकल एजेंट थे अंग्रेजों के। पॉलिटिकल एजेंट एक तरह से ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि, जो स्थानीय शासक और प्रशासन पर नजर रखते थे, उनसे डील करते थे। तो फ्रेजर और कई दूसरे अंग्रेज मारे गए। सरकारी दफ्तरों पर कब्जा कर लिया गया, रिकॉर्ड जला दिए गए, खजाना लूट लिया गया, प्रशासन को पूरी तरह ठप कर दिया गया। तो यहीं से दिल्ली पर कब्जे और बहादुर शाह की घोषणा के साथ 1857 का ये विद्रोह एक संगठित, एक राजनीतिक रूप लेना शुरू करता है। बिल्कुल सही। स्रोत इसे विदेशी शासन को खत्म करने का एक असफल लेकिन वीर प्रयास कहता है। और दिल्ली पर कब्जे और बहादुर शाह की घोषणा का सिंबॉलिक महत्व बहुत ज्यादा था। कैसे? क्या असर हुआ इसका? देखिए, इसने विद्रोह को एक दिशा दी, एक पॉजिटिव पॉलिटिकल मीनिंग दिया। अब ये सिर्फ अलग अलग छावनियों में सिपाहियों का गुस्सा भर नहीं था। अभी हिंदुस्तान के बादशाह के नाम पर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक चुनौती थी। दिल्ली, जो मुगलों की पुरानी राजधानी थी, उसकी शानो शौकत की यादें लोगों के जहन में ताजा हो गई। हाँ, दिल्ली का नाम ही काफी था। बिल्कुल। दिल्ली और बादशाह का नाम ये पूरे उत्तर भारत में विद्रोहियों के लिए एक रैलिंग पॉइंट बन गया। एक ऐसा सिंबल जिसके नाम पर लोग जमा हो सकें, लड़ सकें। इसने विद्रोह को एक अखिल भारतीय चरित्र देने की कोशिश की, भले ही वो पूरी तरह कामयाब ना हुई हो। और दिल्ली की ये खबर जाहिर है रुकी नहीं होगी। बहुत तेजी से मेरठ और दिल्ली की घटनाओं ने जैसे चिंगारी का काम किया। हाँ।
और ये आग फिर उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिमी भारत के एक बड़े हिस्से में फैल गई। गंगा घाटी तो इसका मुख्य केंद्र बन गई। कहाँ तक असर हुआ इसका? लगभग हर बड़ी छावनी में सिपाहियों ने बगावत कर दी। कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर, आरा, कई जगहों पर तो आम लोग भी, जैसे किसान, कारीगर, छोटे जमींदार, वो भी विद्रोह में शामिल हो गए। ये सिर्फ सिपाही विद्रोह नहीं रहा, इसने कई जगहों पर एक जन विद्रोह का रूप ले लिया। लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है, जैसा किताब में लिखा है, कि दक्षिण भारत इससे काफी हद तक अलग रहा। हाँ, दक्षिण भारत ज्यादातर शांत रहा। और पंजाब और बंगाल में भी इसका असर बहुत सीमित था। क्यों, ये एक अलग डिस्कशन का टॉपिक हो सकता है, लेकिन ये ज्योग्राफिकल लिमिट जरूर थी। पर जहां ये फैला वहां इसका असर जबरदस्त था। आपने बताया करीब आधी सेना बागी हो गई थी। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि असंतोष कितना गहरा और फैला हुआ था। इन सिपाहियों ने न सिर्फ अपने अफसरों का हुक्म मानने से इनकार किया, बल्कि उन्होंने उस पूरी मिलिट्री आइडियोलॉजी और डिसिप्लिन को तोड़ दिया जिसे अंग्रेजों ने इतने सालों में खड़ा किया था। ये सीधे सीधे सिस्टम पर हमला था। आपने कहा मेरठ और दिल्ली ने चिंगारी का काम किया, लेकिन क्या उससे पहले सब ठीक था या अंदर ही अंदर कुछ सुलग रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं, सब ठीक नहीं था। किताब साफ बताती है कि मेरठ से पहले भी अलग अलग छावनियों में असंतोष की सुगबुगाहट थी, रंबलिंग्स ऑफ रिजेंटमेंट थी। जैसे कि मार्च 1857 में ही, मतलब मेरठ से करीब 2 महीने पहले, बैरकपुर छावनी के पास 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने नई एनफील्ड राइफल इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया था। वही राइफल जिसके कारतूसों पर चर्बी लगे होने की अफवाह फैली थी। अच्छा, तो ये कारतूस वाली बात मेरठ से पहले ही शुरू हो गई थी? हाँ, ये अफवाह फैल चुकी थी। और 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के इनकार का नतीजा क्या हुआ? पूरी रेजिमेंट को भंग कर दिया गया, डिसबैंडेड कर दिया गया, सिपाहियों से हथियार छीन लिए गए, उन्हें अपमानित करके घर भेज दिया गया। ये तो बहुत सख्त कदम था। बिल्कुल, अंग्रेज शायद ये संदेश देना चाहते थे कि डिसिप्लिन तोड़ने की सजा यही होगी, लेकिन शायद इसका असर उल्टा हुआ। इसने बाकी सिपाहियों में डर के साथ साथ गुस्सा भी भर दिया होगा। और मंगल पांडे की घटना, वो भी इसी दौरान हुई? हाँ, वो भी बैरकपुर में ही। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे। बहुत युवा थे। उन्होंने गुस्से में आकर अपने सार्जेंट मेजर पर गोली चला दी। निशाना चूक गया, लेकिन ये खुली बगावत थी। फिर उन्हें पकड़ लिया गया? हाँ, उन्हें पकड़ लिया गया, कोर्ट मार्शल हुआ और फांसी दे दी गई। और बाद में उनकी पूरी 34वीं रेजिमेंट को भी भंग कर दिया गया। मंगल पांडे एक शहीद, एक प्रतीक बन गए, लेकिन उनकी रेजिमेंट का हश्र बाकियों के लिए एक और चेतावनी थी। और भी कोई घटना थी मेरठ से पहले? जी, 7वीं अवध रेजिमेंट का भी जिक्र आता है, जिसने अपने अफसरों का हुक्म मानने से इनकार किया था। उनका भी लगभग वही हश्र हुआ, उन्हें भी भंग कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं, मेरठ कोई अकेली घटना नहीं थी, वो बस एक विस्फोट था। बारूद पहले से जमा हो रहा था, चर्बी वाले कारतूसों ने बस चिंगारी का काम किया। तो दिल्ली पर कब्जे के बाद, जैसे आपने कहा, विद्रोह और तेजी से फैला। कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, बरेली, जगदीशपुर, झांसी, 1 महीने के अंदर ये सब बड़े केंद्र बन गए। हाँ, और हर जगह कमोबेश एक जैसा पैटर्न दिखाई दे रहा था। सिपाही बगावत करते, सरकारी खजाना लूटते, जेल तोड़कर कैदियों को आज़ाद कराते, अंग्रेजों और उनके परिवारों पर हमले करते और स्थानीय प्रशासन को ठप कर देते। एक तीव्र एंटी ब्रिटिश भावना साफ दिख रही थी। और एक दिलचस्प बात जो किताब में लिखी है, वो ये कि इन विद्रोही सिपाहियों के पास शुरू में अपने रैंक से कोई बड़ा नेता नहीं था। वो ऑर्गेनाइज करना, स्ट्रैटेजी बनाना, प्रशासन चलाना, इसके लिए उनके पास न तो अनुभव था, न ही कोई स्थापित चेहरा। तो उन्होंने क्या किया? नेतृत्व कहाँ से आया? उन्होंने स्वाभाविक रूप से समाज के ट्रेडिशनल लीडर्स की तरफ देखा। मतलब पुराने राजा, नवाब, तालुकदार, बड़े जमींदार, खासकर वो लोग जो खुद अंग्रेजों की नीतियों से परेशान थे, जिनकी रियासतें छीन ली गई थीं या पेंशन बंद कर दी गई थी। बिल्कुल, जैसे जिनकी रियासतें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत छीन ली गई थीं, या जिनकी जमीनें चली गई थीं, या जिनकी पेंशन बंद कर दी गई थी। विद्रोहियों को लगा कि ये लोग, जिनके पास नेतृत्व का अनुभव भी है और अंग्रेजों से नाराजगी का कारण भी, वही इस लड़ाई में उनका साथ दे सकते हैं। ये एक तरह का नेचुरल अलायंस था, जरूरत का भी, मजबूरी का भी। तो चलिए कुछ ऐसे प्रमुख नेताओं की बात करते हैं। कानपुर में कौन थे? देने से इनकार कर दिया था। उन्हें पूना से निकालकर कानपुर के पास बिठूर में रहने को मजबूर किया गया था। तो उनके पास तो अंग्रेजों से नाराज होने का सीधा कारण था। बहुत ठोस कारण था। तो जब कानपुर में सिपाही बागी हुए तो उन्होंने नाना साहेब को ही अपना नेता माना और घोषित कर दिया। और लखनऊ में, अवध की राजधानी, जिसका विलय हाल ही में हुआ था। लखनऊ की कहानी थोड़ी अलग और दिलचस्प है।
वहां के नवाब वाजिद अली शाह को तो अंग्रेजों ने हटाकर कलकत्ता भेज दिया था, लेकिन उनकी बेगम हजरत महल लखनऊ में ही थीं और अवध के एनेक्सेशन के खिलाफ लोगों में, खासकर ताल्लुकेदारों और आम जनता में जबरदस्त गुस्सा था। नवाब के प्रति सहानुभूति थी। तो बेगम हजरत महल ने कमान संभाली। हाँ, उन्होंने स्थिति को समझा और नेतृत्व संभाला। उन्होंने अपने नाबालिग बेटे ब्रिजेश कादिर को नवाब घोषित कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने बाकायदा एक रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन, एक वैकल्पिक सरकार भी कायम की। और ये खास बात है कि उनके प्रशासन में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को बराबरी से महत्वपूर्ण पद दिए गए। ये उस वक्त कम्युनल हार्मनी बनाए रखने की एक कोशिश थी, जो विद्रोह की एक बड़ी ताकत भी बनी। ये वाकई महत्वपूर्ण है। अच्छा, बरेली का भी जिक्र है, वहां कौन नेता थे? बरेली, जो रुहेलखंड का हिस्सा था, वहां नेतृत्व संभाला खान बहादुर खान ने। वो रुहेलखंड के पुराने शासक के वंशज थे, लेकिन अब वो भी अंग्रेजों से पेंशन लेकर गुजारा कर रहे थे। तो वो भी नाराज रहे होंगे शायद, लेकिन किताब एक दिलचस्प बात बताती है कि वो शुरू में विद्रोह को लेकर बहुत उत्साहित नहीं थे, बल्कि उन्होंने तो स्थानीय ब्रिटिश कमिश्नर को खबरदार भी किया था कि विद्रोह हो सकता है। हैं? ये तो अजीब बात है। फिर वो नेता कैसे बन गए? लगता है जब विद्रोह शुरू हो ही गया तो या तो उनके पास कोई और चारा नहीं बचा, या उन्हें लगा कि यही मौका है अपनी पुरानी सत्ता वापस पाने का। जो भी वजह रही हो, जब विद्रोह भड़का तो उन्होंने प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। और सिर्फ नाम के नेता नहीं बने, उन्होंने करीब 40,000 सैनिकों की एक सेना खड़ी की और अंग्रेजों को बहुत कड़ी टक्कर दी, स्टिफ रेजिस्टेंस दिया। कमाल है, हालात इंसान को कहां से कहां पहुंचा देते हैं। बिहार में कुंवर सिंह का नाम भी बहुत बड़ा है। हाँ, बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। उम्र करीब 70 साल थी और उनकी जमींदारी कर्ज में डूबी थी। वो लगभग दिवालिया होने वाले थे। अंग्रेजों से उनकी पुरानी शिकायत थी, गरज था। उनकी कुछ जमीनें अंग्रेजों ने कब्जा कर ली थी और बार बार अपील करने पर भी वापस नहीं मिल रही थी। तो क्या उन्होंने विद्रोह की प्लानिंग की थी? नहीं, स्रोत कहता है कि उन्होंने कोई योजना नहीं बनाई थी। वो अपनी परेशानियों से ही जूझ रहे थे। लेकिन जब पास की दीनापुर छावनी के सिपाही बागी होकर आरा पहुंचे और उन्होंने कुंवर सिंह से नेतृत्व मांगा, तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के, विदाउट हेजिटेशन, उनके साथ हो लिए। 70 साल की उम्र में? हाँ, 70 साल की उम्र में खराब सेहत और माली हालत के बावजूद उनका विद्रोह में कूद पड़ना उनकी हिम्मत और अंग्रेजों के प्रति उनके गहरे असंतोष को दिखाता है। और वो एक शानदार मिलिट्री लीडर साबित हुए, खासकर गुरिल्ला युद्ध में। और अब आते हैं झांसी पर, रानी लक्ष्मीबाई। इनका नाम तो आज भी बच्चे बच्चे की जुबान पर है। स्रोत उन्हें सबसे उत्कृष्ट नेता, द मोस्ट आउटस्टैंडिंग लीडर कहता है। बिल्कुल ठीक। उनकी कहानी तो जैसे लोक कथा बन चुकी है, वीरता और ट्रेजेडी का मिश्रण। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने उनके पति झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था। वही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाली नीति। हाँ, वही कुख्यात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति। इसके तहत अंग्रेजों ने झांसी राज्य पर कब्जा कर लिया। रानी ने इसका विरोध तो किया होगा? जबरदस्त विरोध किया। उन्होंने हर कानूनी और डिप्लोमेटिक रास्ता अपनाया, कंपनी को लिखा, लंदन तक अपील की। किताब में यह भी लिखा है कि उन्होंने अंग्रेजों को ये ऑफर तक दिया कि अगर वो उनके बेटे को मान्यता दे दें तो वो अंग्रेजों के लिए झांसी को सुरक्षित रखेंगी, मतलब अंग्रेजों के कंट्रोल में मदद करेंगी। मतलब वो अपने राज्य को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। बिल्कुल। लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई, जब सारे रास्ते बंद हो गए और झांसी में भी सिपाही बागी हो गए, तब रानी लक्ष्मीबाई उनके साथ हो गईं। और फिर वो सिर्फ झांसी की रानी नहीं रही, वो अंग्रेजों की सबसे दुर्जय दुश्मनों में से एक, द मोस्ट फॉर्मिडेबल एनिमीज बन गई। उनकी बहादुरी, उनका नेतृत्व, युद्ध के मैदान में उनकी वीरता इतिहास बन गया। इन बड़े नामों और केंद्रों के अलावा विद्रोह का दायरा कितना बड़ा था? क्या ये बस कुछ शहरों तक ही सीमित था? नहीं, जैसा हमने पहले कहा, यह सिर्फ इन मुख्य केंद्रों तक सीमित नहीं था। इसका फैलाव काफी व्यापक था, खासकर उत्तर और मध्य भारत में। किताब कहती है कि बंगाल प्रेसिडेंसी की लगभग हर छावनी में, हर कैंटोनमेंट में, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की भी कुछ छावनियों में सिपाहियों ने या तो विद्रोह किया या विद्रोह की कोशिशें हुई। लेकिन मद्रास सेना शांत रही। हाँ, मद्रास सेना काफी हद तक वफादार रही। उसके अपने सामाजिक और ऐतिहासिक कारण होंगे, लेकिन फिर भी विद्रोह का दायरा काफी बड़ा था, इन गिने चुने शहरों से कहीं ज्यादा। अब उस सवाल पर आते हैं जो हम सबके मन में आता है, आखिर सिपाहियों ने विद्रोह किया क्यों? जैसा आपने शुरू में कहा, कंपनी की नौकरी उस जमाने में खासकर गांवों के लड़कों के लिए एक अच्छी चीज मानी जाती थी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी, एक रुतबा था। तो फिर उन्होंने ये सब क्यों छोड़ दिया? क्यों अपनी जान दांव पर लगा दी? ये सबसे बड़ा सवाल है शायद, और इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं है।
लेकिन दिल्ली में विद्रोहियों ने जो एक घोषणा जारी की थी, एक प्रोक्लेमेशन, उससे एक तात्कालिक और शायद सबसे मुखर कारण का पता चलता है। क्या कहा गया था उस घोषणा में? उसमें साफ तौर पर धर्म का हवाला दिया गया था। कहा गया था कि अंग्रेजों का इरादा पहले पूरी हिंदुस्तानी सेना का धर्म भ्रष्ट करना है और फिर आम लोगों को भी जबरन ईसाई बनाना है, और इसीलिए सिपाही अपने धर्म की रक्षा के लिए लोगों के साथ मिल गए हैं और उन्होंने अंग्रेजों, जिन्हें काफिर कहा गया, के खिलाफ हथियार उठाए हैं। तो धर्म पर खतरा, मजहब पर हमला, ये सेंट्रल इशू था सिपाहियों के लिए। हाँ, कम से कम उनके नजरिए से, और उनकी फौरी प्रतिक्रिया के लिए ये सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट था। किताब आगे बताती है कि कंपनी की सेना में सेवा की शर्तें, द कंडीशंस ऑफ सर्विस, धीरे धीरे सिपाहियों के धार्मिक विश्वासों और पूर्वाग्रहों, रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रेजुडिसेस से टकराने लगी थी। ये टकराव क्यों हो रहा था? क्योंकि बंगाल आर्मी के ज्यादातर सिपाही, जैसा हमने पहले जिक्र किया, अवध और उत्तर पश्चिमी प्रांतों के उच्च जाति के हिंदू थे, ब्राह्मण, राजपूत। उनके लिए अपनी जाति और धर्म के नियम, रीति रिवाज बहुत मायने रखते थे, छुआछूत, खानपान के नियम वगैरह। क्या अंग्रेज प्रशासन ने शुरू में इन बातों का ध्यान रखा था? हाँ, शुरू में जब सेना का ऑपरेशन सीमित था, प्रशासन ने कोशिश की कि सिपाहियों की इन भावनाओं को अकोमोडेट किया जाए। शायद रहने सहने में, मेस में कुछ हद तक उनकी जाति और धर्म के हिसाब से इंतजाम किए जाते थे। लेकिन ये हमेशा मुमकिन नहीं रहा होगा, खासकर जब सेना को दूर दराज जाना पड़ा। बिल्कुल। जैसे जैसे कंपनी का राज फैला, सेना को भारत के अलग अलग हिस्सों में और भारत के बाहर भी, जैसे बर्मा, अफगानिस्तान, चीन जाना पड़ा। अब वहां युद्ध के मैदान में या लंबे अभियानों पर ये जातिगत नियम कायदे निभाना बहुत मुश्किल था। एक रेजिमेंट के अंदर जातिगत भेद और अलगाव, कास्ट डिस्टिंक्शंस एंड सेग्रीगेशन, एक अच्छी फाइटिंग यूनिट की कोहेसिवनेस के लिए भी खतरा था। हाँ, लड़ाई के वक्त कैसे सख्ती से चलता। तो प्रशासन ने एक रास्ता निकालने की कोशिश की। किताब बताती है कि उन्होंने ब्राह्मणों की भर्ती को डिस्करेज करने की कोशिश की ताकि सेना में उच्च जातियों का दबदबा कम हो, लेकिन ये कोशिश ज्यादा कामयाब नहीं हुई। 19वीं सदी के मध्य तक बंगाल सेना में ऊंची जातियों का ही बोलबाला था, प्रिडोमिनेंस था, और यही वो तबका था जो अपने धर्म और जाति को लेकर सबसे ज्यादा सेंसिटिव था। क्या कोई ऐसी खास घटनाएं हुई जिनसे सिपाहियों का ये डर और पक्का हो गया कि उनका धर्म खतरे में? हाँ, कई घटनाएं थी। एक तो 1824 की बैरकपुर घटना का जिक्र आता है। 47वीं रेजिमेंट को हुक्म मिला कि वो समुद्र पार करके बर्मा जाएं। अब उस जमाने में खासकर ऊंची जाति के हिंदुओं में ये मान्यता थी कि काला पानी पार करने से, यानी समुद्र यात्रा करने से, धर्म भ्रष्ट हो जाता है, जाति चली जाती है, लॉस ऑफ कास्ट। तो सिपाहियों ने मना कर दिया होगा? हाँ, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया, और नतीजा, पूरी रेजिमेंट भंग कर दी गई और जिन्होंने विरोध को लीड किया था उन्हें फांसी दे दी गई। ये घटना सिपाहियों के दिमाग में जरूर बैठ गई होगी। और अफगान युद्ध का भी जिक्र है। हाँ, पहला अफगान युद्ध 1839-42 सिपाहियों के लिए एक बहुत बुरा सपना था। बहुत मुश्किल लड़ाई थी, बहुत नुकसान हुआ, और उन हालात में जान बचाने के लिए सिपाहियों को अक्सर वो सब खाना पीना पड़ा जो उनके धर्म या जाति के हिसाब से वर्जित था। नियम टूट गए। और जब वो वापस आए, घर लौटे, तो उनके अपने ही लोगों ने, उनके गांव समाज ने उन्हें शक की नजर से देखा। लोगों को लगा कि परदेश में जरूर इन्होंने जाति धर्म के नियम तोड़े होंगे। उन्हें वापस अपनी बिरादरी में, कास्ट फ्रेटर्निटी में पूरी तरह से अपनाने में हिचक हुई। समाज का दबाव बहुत होता है। किताब में सीताराम पांडे का जिक्र है, जो खुद एक सिपाही थे और अफगानिस्तान गए थे। उन्होंने लिखा है कि लौटने पर उन्हें न सिर्फ अपने गांव में बल्कि अपनी बैरक में भी जाति से बाहर, आउटकास्ट जैसा महसूस हुआ। उनके अपने साथी सिपाही भी उनसे कतराने लगे थे। ये बहुत ही पावरफुल उदाहरण है। ये दिखाता है कि सिपाही के लिए कंपनी की नौकरी का रुतबा, उसकी प्रेस्टीज, उसका पैसा, ये सब भी उसके सामाजिक बहिष्कार के डर से बड़ा नहीं था। उसका धर्म, उसकी जाति, समाज में उसकी जगह, ये चीजें नौकरी से ज्यादा ताकतवर, मोर पावरफुल साबित हो रही थी। तो जब उसे लगा कि ये नौकरी ही उसकी इस पहचान को खत्म कर रही है, तो फिर विद्रोह का आधार तैयार हो गया। ये सिर्फ कारतूस का मामला नहीं था, ये उसकी पूरी पहचान, उसके अस्तित्व का संकट बन गया था। तो ये थी 1857 के विद्रोह की शुरुआत की कहानी। कैसे दिल्ली में वो सुबह सब कुछ बदल गया, कौन से नेता सामने आए, और सबसे महत्वपूर्ण, सिपाहियों के मन में वो कौन सी बातें थीं, वो कौन से गहरे सामाजिक और धार्मिक कारण थे जो इस बड़े विस्फोट की वजह बने।
जैसा कि बिपिन चंद्रा बताते हैं, ये गुस्सा एक दिन में नहीं, सालों में जमा हुआ था। बिल्कुल। एनफील्ड राइफल और वो चर्बी वाले कारतूस तो बस वो चिंगारी थे जिसने इस जमा हुए बारूद में आग लगा दी। असली वजह कहीं ज्यादा गहरी थी। धार्मिक भावनाओं को चोट, जाति के नियमों का टूटना और शायद वो बढ़ता हुआ एहसास कि ये विदेशी हुकूमत उनकी पूरी जीवन शैली, उनकी पहचान के लिए ही खतरा है। हमने विद्रोह के इन शुरुआती कारणों और घटनाओं पर तो काफी विस्तार से बात की। हाँ, ये तो बस शुरुआत थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह विद्रोह कैसे आगे बढ़ा और इसके अन्य पहलू क्या थे। ठीक है, चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले हिस्से में हमने देखा कि कैसे 1857 के लिए वो माहौल तैयार हो रहा था, एक बैकग्राउंड सा बन रहा था। लेकिन अब जरा और गहराई में उतरते हैं ना, उन स्पेसिफिक वजहों को कुरेदते हैं जिन्होंने पहले सिपाही विद्रोह और फिर उसके साथ जुड़े नागरिक विद्रोह की जड़ें जमाई। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो उस दौर के सिपाहियों और आम लोगों के अंदर जो गुस्सा खौल रहा था, जो बेचैनी थी, उसकी एक बहुत साफ तस्वीर खींचते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई ओवरनाइट इवेंट नहीं था। ऐसा नहीं कि भाई एक सुबह लोग उठे और कहा चलो विद्रोह करते हैं। कई सालों से, बल्कि मैं कहूँगा दशकों से असंतोष सुलग रहा था, ये डिस्कंटेंट बढ़ रहा था और इसके कई लेयर्स थे, धार्मिक थे, आर्थिक, सामाजिक। हमारे सोर्सेज यही दिखाते हैं कि कैसे अलग अलग चिंगारियां, कुछ छोटी कुछ बड़ी, वो सब मिलकर एक भयानक आग बन गई। तो सबसे पहले बात करते हैं धर्म वाले एंगल की, क्योंकि अक्सर यही सबसे पहले सरफेस पर आता है, यही सबसे ज्यादा भड़काने वाला लगता है। जैसा कि सोर्सेज में देखने को मिलता है, सिपाहियों के बीच ये डर बहुत तेजी से फैला था कि अंग्रेज सरकार गुपचुप तरीके से, मतलब सिस्टमैटिकली, उनका धर्म भ्रष्ट करके उन्हें ईसाई बनाना चाहती है। हाँ, और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं थी उनके लिए, उन्हें बाकायदा इसके सबूत भी दिख रहे थे अपने आसपास। बिल्कुल। सोर्सेज में एक टर्म आता है ऑफिशियल मिशनरी नेक्सस। मतलब ऐसा लगता था कि सरकारी अफसर और ईसाई मिशनरी वो कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, एक पार्टनरशिप सी चल रही है। अच्छा, नेक्सस? हाँ, नेक्सस। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आजकल लोग कंप्लेन करते हैं ना कि भाई कोई बड़ा कॉर्पोरेट हाउस है और सरकार के बीच कोई सांठ-गांठ है, पॉलिसीज फेवर में बनवाई जा रही हैं। हाँ, होता है। तो कुछ छावनियों में तो मिशनरियों को खुलकर ईसाई धर्म का प्रचार करने की इजाजत थी और वो खुलेआम दूसरे धर्मों, हिंदू और इस्लाम की मान्यताओं के खिलाफ बोलते थे। अब जाहिर है इससे सिपाही नाराज होते थे। बिल्कुल होंगे। सोचिए, आज भी धर्म कितना सेंसिटिव मुद्दा है। किसी के धार्मिक स्थल के पास जोर से गाने बजाने पर भी कैसा माहौल बिगड़ जाता है। हाँ, उस जमाने में तो लोगों की पूरी आइडेंटिटी धर्म से जुड़ी थी, तो ये बातें और भी ज्यादा चुभती होंगी, है ना? और फिर वो आटे में हड्डी का चूरा मिलाने वाली अफवाह, मतलब खाने पीने की चीजों में ऐसी मिलावट की खबरें, ये तो किसी को भी भड़का सकती हैं। आजकल जैसे व्हाट्सएप पर कभी प्लास्टिक के चावल या नकली पनीर, ये पता नहीं क्या क्या की खबरें आती हैं, तो कैसी सनसनी फैलती है। हाँ बिल्कुल। लोग बिना वेरीफाई किए ही फॉरवर्ड करने लगते हैं, घरों में डिस्कशन होने लगता है। उस जमाने में भी ये बात मतलब जंगल की आग की तरह फैली होगी, छावनी दर छावनी, गांव दर गांव। ये दिखाता है कि ट्रस्ट कितना कम हो चुका था सरकार पर। एग्जैक्टली। और फिर आया सबसे बड़ा ट्रिगर, वो नई एनफील्ड राइफल। अब इसकी कहानी तो खैर बहुत मशहूर है। इन राइफल्स की कारतूसों को बंदूक में लोड करने से पहले दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। हाँ, वो चर्बी वाले कारतूस। हाँ, और खबर ये फैली या शायद फैलाई गई कि उन कारतूसों पर जो चिकनाई लगी है, ग्रीस लगी है, वो गाय और सूअर की चर्बी से बनी है। अब देखिए, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सूअर मुसलमानों के लिए हराम या वर्जित। हाँ, तो दोनों ही समुदायों के सिपाहियों के लिए ये उनके धर्म पर सीधा हमला था। ये उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी, उनकी आस्था को भ्रष्ट करने की कोशिश थी। इससे ज्यादा पर्सनल और इंसल्टिंग कुछ नहीं हो सकता था उनके लिए। और कमाल की बात, या कहूं कि शॉकिंग बात यह है, जैसा सोर्सेज इशारा करते हैं कि आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन ने इन डरों को, इस फैलते हुए गुस्से को एड्रेस करने के लिए, उसे शांत करने के लिए प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। हाँ, मतलब कोई ठोस ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं बिठाई कि भाई सच क्या है पता करो, सिपाहियों को विश्वास मिलो, कुछ नहीं। नतीजा, सिपाहियों का शक यकीन में बदल गया कि सरकार वाकई उनका धर्म छीनना चाहती है। शक पक्का हो गया। हाँ, जैसे अगर आज कोई बड़ी कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में फैली किसी खतरनाक अफवाह पर चुप्पी साध ले या गोलमोल जवाब दे, तो लोगों का भरोसा पूरी तरह उठ जाता है ना। बिल्कुल उठ जाता है। बल्कि शक और गहरा हो जाता है कि जरूर दाल में कुछ काला है। यहाँ भी वही हुआ।
प्रशासन की चुप्पी या इनएक्शन ने आग में घी का काम किया। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। इसे हम कह सकते हैं एक टोटल कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन या शायद जानबूझकर की गई अनदेखी थी। दोनों ही सूरत में नतीजा विस्फोटक होना ही था। सिपाहियों को लगा कि उनकी सबसे गहरी चिंताओं का, उनकी आस्था का कोई सम्मान नहीं है, उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। वो बिल्कुल आइसोलेटेड और टारगेटेड महसूस कर रहे थे। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, मामला सिर्फ धर्म का नहीं था। ये तो शायद वो चिंगारी थी जिसने बारूद में आग लगा दी। लेकिन बारूद तो पहले से जमा हो रहा था। सिपाहियों की सर्विस कंडीशंस, उनकी तनख्वाह, उनके साथ होने वाला बर्ताव, ये सब भी बड़े मुद्दे थे। हाँ, बिल्कुल। सोर्सेस से पता चलता है कि एक पैदल सिपाही, मतलब इन्फेंट्री सिपॉय, उसको महीने के सिर्फ 7 रुपए मिलते थे। बस सिर्फ 7 रुपए। 7 रुपए। आप अंदाजा लगाइए, आज के जमाने में शायद किसी छोटे शहर में भी एक दिन की मजदूरी से ज्यादा होती है। और ये वो लोग थे जो अपनी जान हथेली पर लेकर लड़ रहे थे। और जो घुड़सवार सिपाही था, कैवलरी सोवर, उसे मिलते थे 27 रुपए। अब सुनने में ये ज्यादा लगता है 7 के मुकाबले। हाँ, थोड़ा बेहतर लगता है। लेकिन इसमें एक पेच था। इस 27 रुपए में से उसे अपनी वर्दी, अपना खाना और सबसे बड़ा खर्चा, अपने घोड़े की देखरेख, उसका दाना पानी, सब कुछ खुद मैनेज करना होता था। ओहो, घोड़े का खर्चा भी। टेंशन था। घर परिवार कैसे चलता होगा, बच्चों की पढ़ाई, बूढ़े माँ बाप की देखभाल, क्या बचत होती होगी, शायद कुछ भी नहीं। ये सिस्टम ही ऐसा बनाया गया था कि वो हमेशा तंगी में रहें। और पैसे की तंगी से भी ज्यादा शायद चुभने वाली बात थी रोजमर्रा का भेदभाव, वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अपने ब्रिटिश काउंटरपार्ट्स के मुकाबले, यानी गोरे अफसरों और सिपाहियों के मुकाबले, हिंदुस्तानी सिपाहियों को हर कदम पर नीचा महसूस कराया जाता था। हर कदम पर। प्रमोशन के चांसेस तो न के बराबर थे, प्रिविलेजेस यानी सुविधाओं में भी जमीन आसमान का फर्क था। रहने की जगह, खाने की क्वालिटी, छुट्टी के नियम, हर छोटी बड़ी बात में ये जताया जाता था कि तुम इन्फीरियर हो, तुम कमतर हो। हाँ, ये रोजमर्रा की बेइज्जती, ये कांस्टेंट ह्यूमिलेशन, ये अंदर ही अंदर खाए जा रही होगी सिपाहियों को। सोर्सेज में टी.आर. होम्स का एक कोट है जो इस ह्यूमिलिएशन की गहराई को बहुत पावरफुली दिखाता है। होम्स लिखते हैं कि भले ही किसी हिंदुस्तानी सिपाही में हैदर अली जैसा मिलिट्री जीनियस हो, मतलब वो कितना भी काबिल, कितना भी बहादुर क्यों ना हो, हाँ, वो कभी भी एक अंग्रेज सबॉल्टन यानी एक जूनियर रैंक का ब्रिटिश ऑफिसर हाँ, जितनी तनख्वाह नहीं पा सकता था। हाँ। और 30 साल की वफादार नौकरी के बाद भी जो रैंक उसे मिलती, हाँ। सोचिए 30 साल की सर्विस, हाँ। वो इतनी भी नहीं थी कि इंग्लैंड से आए एक नए नवेले एनसाइन मतलब सबसे जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, समझ लीजिए बिल्कुल फ्रेश रिक्रूट, एकदम नया लड़का। एकदम नया लड़का की अकड़ भरी डांट डपट से उसे बचा सके। कल्पना कीजिए इस सीन की। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में 30 साल से काम कर रहे हैं, आपने खून पसीना बहाया है, और कोई कल का आया लड़का जो शायद आपका बेटा या पोता होने की उम्र का हो, वो आपको आकर पब्लिकली डांट रहा है, ह्यूमिलिएशन कर रहा है। कैसा महसूस होगा? बहुत बुरा, बहुत अपमानजनक। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये इज्जत की, सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई थी। और इंसान शायद सब कुछ बर्दाश्त कर ले, पर अपनी इज्जत पर हमला बर्दाश्त नहीं कर पाता। बिल्कुल, ये रोज का अपमान किसी भी इंसान का स्वाभिमान तोड़ सकता है या फिर उसे बगावत के लिए तैयार कर सकता है। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट जो सोर्सेज उठाते हैं, और ये शायद सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स में से एक है 1857 को समझने के लिए, वो ये कि सिपाहियों का असंतोष सिर्फ उनकी फौजी जिंदगी या सर्विस कंडीशंस तक सीमित नहीं था। हाँ, ये बहुत जरूरी है। वो सिपाही ब्रिटिश राज के खिलाफ आम लोगों के गुस्से, उनकी तकलीफों को भी रिप्रेजेंट करते थे, उसे आवाज दे रहे थे। इसीलिए कहा गया है कि सिपाही असल में वर्दी में किसान था, पेजेंट इन यूनिफॉर्म। ये फ्रेज पेजेंट इन यूनिफॉर्म बहुत गहरा मतलब रखता है। इसका मतलब है कि सिपाही की जड़ें गांव देहात में थीं। वो आसमान से नहीं टपका था। उसकी चेतना, उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी सोच, उसकी तकलीफें गांव के आम आदमी, खासकर किसान से अलग नहीं थीं। हाँ, वो जुड़ा हुआ था। वो जिस समाज से आता था, उसके दुख दर्द को न सिर्फ समझता था, बल्कि खुद महसूस करता था। वो सिर्फ फौज का एक पुर्जा, एक नंबर नहीं था। वो किसी का बेटा था, किसी का भाई, किसी का पति था, जिसका परिवार गांव में रहता था और ज्यादातर खेती पर ही निर्भर था। हमें सोर्सेस से यह भी पता चलता है कि एक मिलिट्री अफसर ने तो लॉर्ड डलहौजी को बाकायदा चेतावनी भी दी थी। उसने लिखा था कि भाई, आपकी सेना देश के किसानों से आती है जिनके अपने अधिकार हैं। अगर आप उनके अधिकार छीनेंगे तो सेना की वफादारी पर भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल। उसने साफ कहा था, यू विल नो लॉन्गर हैव टू डिपेंड ऑन द फिडेलिटी ऑफ द आर्मी,
If you infringe the institutions of the people of India, that army will sympathize with them. कितनी साफ वार्निंग थी। बिल्कुल, क्योंकि फौज में जो लोग भर्ती होते थे वो ज्यादातर किसान परिवारों से ही थे। या तो खुद किसान थे जो रोजगार के लिए फौज में आए, या उनके बेटे, भाई, रिश्तेदार थे। और इसमें अवध का उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। अवध, जो आज के उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा है, उस इलाके से बंगाल आर्मी में करीब 75,000 सैनिक भर्ती हुए थे। 75,000। 75,000? बहुत बड़ा नंबर है ये। हाँ, बहुत बड़ा नंबर है। बंगाल आर्मी की रीढ़ की हड्डी एक तरह से अवध के किसान ही थे। तो जाहिर सी बात है, अवध में जो कुछ भी हो रहा था, अच्छा या बुरा, उसका सीधा असर इन 75,000 सिपाहियों और उनके परिवारों पर पड़ता था। जैसे आजकल अगर घर पे कोई बड़ी परेशानी हो, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो, तो बाहर शहर में नौकरी कर रहे बेटे या बेटी का मन कैसे काम में लगेगा? उसकी चिंता तो घर पे ही लगी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और अवध में क्या हुआ? 1856 में अंग्रेजों ने नवाब वाजिद अली शाह को हटाकर अवध पर कब्जा कर लिया। उसे डायरेक्टली ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया। एनेक्सेशन हो गया। हाँ, इसके फौरन बाद उन्होंने वहां नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम लागू किया। इस सिस्टम ने पुराने जमींदारों, जिन्हें तालुकदार कहते थे, और आम किसानों, दोनों की कमर तोड़ दी। अच्छा। लगान बहुत बढ़ा दिया गया, वसूली के तरीके सख्त कर दिए गए। साथ ही बहुत सी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, जैसे मंदिर, मस्जिद या दरगाह से जुड़ी जमीनें जो शायद दान में मिली थी, उन्हें भी जब्त कर लिया गया। इसका सीधा और बुरा असर सिपाहियों के परिवार की इकोनॉमिक वेलबींग पर पड़ा। सोचिए, आप सीमा पर लड़ रहे हैं और आपको खबर मिले कि आपके गांव में आपकी पुश्तैनी जमीन छिन गई है, या लगान इतना बढ़ गया कि आपके बूढ़े माँ बाप उसे चुका नहीं पा रहे हैं, उन पर कर्जा चढ़ रहा है। हाँ, बहुत मुश्किल। आपकी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा तो शायद घर की इसी जरूरत को पूरा करने में चला जाता होगा। शायद यही वजह थी कि हमें सोर्सेज से पता चलता है कि सिपाहियों की तरफ से रेवेन्यू सिस्टम की मुश्किलों और ज्यादतियों को लेकर 14,000 अर्जियां, पिटिशंस कंपनी सरकार को भेजी गई थी। 14,000? 14,000 पिटिशंस। ये नंबर अपने आप में बताता है कि परेशानी कितनी वाइड स्प्रेड और डीप रूटेड थी। ये कोई इक्का दुक्का घटना नहीं थी, ये एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम बन चुकी थी। और जब दिल्ली के विद्रोहियों ने अपना घोषणा पत्र, वो प्रोक्लेमेशन जारी किया, उसमें भी ये साफ झलकता था कि सिपाहियों को अंग्रेजी राज की इकोनॉमिक पॉलिसीज, खासकर किसानों की बदहाली का पूरा अंदाजा था। वो सिर्फ अपनी कारतूस या तनख्वाह की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो एक बड़े अन्याय के खिलाफ खड़े हो रहे थे। इसीलिए सोर्सेज कहता है कि ये विद्रोह, ये म्यूटनी, ये बगावत अपने आप में अंग्रेजों के खिलाफ एक रेजिस्टेंस थी, और इस तरह एक पॉलिटिकल एक्ट था। ये सिर्फ धर्म या सर्विस कंडीशंस का मामला नहीं था, ये पूरे ब्रिटिश रूल के कैरेक्टर और उसकी पॉलिसीज के खिलाफ एक आवाज़ थी। और इसे ये पॉलिटिकल कैरेक्टर इसलिए मिला क्योंकि सिपाहियों के हित, उनके इंटरेस्ट्स, आम जनता, खासकर किसानों के हितों से जुड़े हुए थे। उनका दर्द एक था, उनकी जड़ें एक थीं। द सिपॉइज एक्टेड इन यूनिसन विद द इंटरेस्ट्स ऑफ द जनरल पॉपुलेशन। ये समझना 1857 की पूरी डायनामिक को समझने के लिए क्रूशल है। अब कहानी और फैलती है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। सोर्सेज बताते हैं कि जैसे ही सिपाहियों ने अलग अलग जगहों पर विद्रोह का झंडा बुलंद किया, उनके साथ साथ आम नागरिकों का विद्रोह, रिबेलियन ऑफ द सिविल पॉपुलेशन, वो भी शुरू हो गया। हाँ, साथ साथ। खासकर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस और अवध के इलाकों में, ये वही इलाके थे जहाँ से बंगाल आर्मी के ज्यादातर सिपाही भर्ती होते थे, जैसा हमने अभी बात की। ये इलाके आज के उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्र हैं। हाँ, ज्यादातर जगहों पर यही पैटर्न देखने को मिलता है, सिवाय शायद मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जैसे कुछ अपवादों के। पहले सिपाहियों ने विद्रोह किया, अंग्रेजी अथॉरिटी को चैलेंज किया, और फिर आम लोग उठ खड़े हुए। सिपाहियों की कार्रवाई ने एक तरह से ट्रिगर का काम किया। जैसे ही सिपाहियों ने अंग्रेजी अफसरों के खिलाफ हथियार उठाए और सरकारी इमारतों पर कब्जा किया, लोगों के मन से सरकार का डर, प्रशासन का खौफ, वो खत्म हो गया। हाँ, वो डर निकल गया। उन्हें लगा कि अब मौका है अपनी भड़ास निकालने का, अपना गुस्सा जाहिर करने का। जैसे कोई बांध टूट गया हो और सालों से रुका हुआ पानी, दबा हुआ गुस्सा अचानक सैलाब बनकर बाहर निकल पड़ा हो। और फिर जो सालों से दबा हुआ गुस्सा था, लगान का बोझ, जमींदारों की बेइज्जती, कारीगरों की बर्बादी, धर्म पर हमला, वो सब फूट पड़ा। जी। लोगों ने अंग्रेजी राज के खिलाफ अपना विरोध जाहिर करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। सरकारी इमारतें जो गुलामी और शोषण का प्रतीक थीं, जैसे कलेक्टरेट, तहसील दफ्तर, बंगले, उन्हें तोड़ दिया गया। बिल्कुल। सरकारी खजाना, ट्रेजरी लूट लिया गया। पैसा चाहिए था विद्रोह को चलाने के लिए। बिल्कुल। हथियार, घर, मैगजीन पर धावा बोला गया,
जाहिर है लड़ने के लिए हथियार चाहिए थे। हाँ, हथियार जरूरी थे। बैरकें और कचहरियां, कोर्ट हाउसेस जहां से अंग्रेजी कानून लागू होता था, जला दी गईं और जेल के दरवाजे खोल दिए गए। हजारों कैदियों को आजाद कर दिया गया, जिनमें शायद बहुत से लोग अंग्रेजी कानूनों के तहत ही बंद किए गए थे। एकदम फिल्मों जैसा सीन लगता है, जैसे कोई फुल स्केल रेवोल्यूशन हो रहा हो। लेकिन ये उस वक्त की हकीकत थी। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस नागरिक विद्रोह का सामाजिक आधार, जो सोशल बेस था, वो बहुत व्यापक था, एक्सटेंसिव था। इसमें समाज के लगभग सभी वर्ग शामिल थे। एक तरफ बड़े जमींदार थे, टेरिटोरियल मैग्नेट्स, जिन्हें अपनी जमीनें और रुतबा छीनने का गम था। दूसरी तरफ गरीब किसान थे, जो लगान और कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे। हाँ। शहरों और कस्बों के कारीगर, आर्टिजन्स थे, जिनका काम धंधा अंग्रेजी माल के आने और उनकी नीतियों से चौपट हो गया था। हाँ। साधु संत थे, रिलीजियस मेंडिकेंट्स एंड प्रीस्ट्स, जो धर्म पर हमले और मिशनरी गतिविधियों से नाराज थे। यहां तक कि सरकारी नौकरियों में लगे हिंदुस्तानी कर्मचारी, सिविल सर्वेंट्स भी थे, जो शायद भेदभाव से तंग थे या अपने लोगों का साथ देना चाहते थे। दुकानदार, छोटे व्यापारी और यहां तक कि नदियों पर नाव चलाने वाले मल्लाह, बोटमैन भी इस विद्रोह में शामिल हुए। मतलब सभी लोग। मतलब समाज का शायद ही कोई तबका बचा हो जो अंग्रेजी राज से किसी न किसी तरह त्रस्त और परेशान ना हो। तो सिपाहियों के विद्रोह ने देखते ही देखते एक मास मूवमेंट, एक जन आंदोलन, पॉपुलर अपराइजिंग का रूप ले लिया। ये वाकई सोचने वाली बात है कि आम लोग, जिन्होंने शायद सीधे तौर पर फौज की नौकरी नहीं की थी, वो इतने बड़े पैमाने पर क्यों उठ खड़े हुए? क्या सिर्फ सिपाहियों को देखकर हिम्मत आ गई, या उनकी अपनी शिकायतें इतनी ज्यादा थीं कि बस एक मौके का इंतजार था? सोर्सेज इसका कारण सीधे सीधे अंग्रेजी शासन के चरित्र को, नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल को बताते हैं, जिसने समाज के लगभग हर तबके के हितों पर चोट की थी। उनकी पॉलिसीज ही ऐसी थीं कि कोई ना कोई वर्ग उनकी चपेट में आ ही रहा था। बिल्कुल, अगर हम सबसे बड़े वर्ग यानी किसानों की बात करें, जो उस वक्त भारत की आबादी का विशाल बहुमत थे, तो उनकी हालत बहुत खराब थी। भारी टैक्स, मतलब एक्सेसिवली हाई टैक्सेस के बोझ तले किसान लगातार कर्जदार होते जा रहे थे, इंडेटेड थे, और उनकी गरीबी, इम्पॉवरिशमेंट बढ़ती जा रही थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का, जैसा कि सोर्सेस कहते हैं, एकमात्र मकसद था मैक्सिमाइजेशन ऑफ रेवेन्यू, मतलब कम से कम मेहनत और खर्चे में ज्यादा से ज्यादा लगान वसूलना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एट एनी कॉस्ट। किसानों की भलाई से कोई मतलब नहीं। हाँ, किसानों की भलाई कैसी है, जमीन की हालत सुधर रही है या बिगड़ रही है, फसल कैसी हुई है, इन सब बातों से उन्हें कोई खास मतलब नहीं था। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स अक्सर बड़ी जल्दबाजी में किए जाते थे। जमीन की असल उपज क्षमता, प्रोडक्टिव कैपेसिटी, उसका ठीक से अंदाजा लगाए बिना ही कागजों पर लगान बढ़ा दिया जाता था। हमें सोर्सेज में बरेली जिले का 1812 का एक उदाहरण मिलता है। वहां सिर्फ 10 महीने के अंदर अंदर नया सेटलमेंट पूरा कर लिया गया और लगान की रकम में पिछले बंदोबस्त के मुकाबले 14,73,188 रुपए की भारी बढ़ोतरी कर दी गई। 15 लाख 1812 में। हाँ, आप सोच सकती हैं, 1812 में लगभग 15 लाख रुपए की बढ़ोतरी। ये रकम उस जमाने में कितनी बड़ी रही होगी। किसानों पर इसका क्या असर पड़ा होगा? और सबसे ज्यादा विडंबना देखिए, आयरनी, सरकार ने इस जबरदस्त बढ़ोतरी, जो किसानों के लिए विनाशकारी थी, उस पर अपने अफसरों को उनकी लगन, काबिलियत और अथक मेहनत, ज़ील, एबिलिटी एंड इंडिफिटिगेबल लेबर के लिए बाकायदा बधाई दी, शाबाशी दी। अरे वाह! मतलब इस बात पर जरा भी गौर नहीं किया गया कि इतनी तेजी से और इतनी ज्यादा लगान बढ़ोतरी का आम किसान पर क्या असर पड़ेगा, वो इसे चुका भी पाएगा या नहीं। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कोई कंपनी अपने सेल्स वालों के लिए रातों रात 10 गुना टारगेट बढ़ा दे, और जब वो जैसे तैसे शायद कर्ज लेकर या घर का सामान बेचकर टारगेट पूरा करे, तो मैनेजमेंट अपनी पीठ थपथपाए कि देखो हमने कितना अच्छा काम किया, कितना प्रॉफिट बढ़ाया। हाँ, कर्मचारियों की हालत से कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। जाहिर सी बात है, इतना ज्यादा लगान जो जमीन की असल पैदावार से कहीं ज्यादा था, वो बिना जोर जबरदस्ती और अत्याचार, कोवर्शन एंड टॉर्चर के वसूला ही नहीं जा सकता था। जब फसल अच्छी ना हो या बाजार में दाम ना मिले, तो किसान कहाँ से देगा इतना भारी लगान? तो फिर होती थी जबरदस्ती। हमें रुहेलखंड इलाके का एक आंकड़ा मिलता है 1848 से 1856 के बीच, यानी सिर्फ 8 सालों में लगान वसूली के लिए 2,37,388 बार जोर जबरदस्ती के तरीके अपनाए गए।
2,37,000 बार 8 साल में। हाँ, यानी हर साल औसतन करीब 30,000 मामले। और ध्यान रहे, ये सरकारी आंकड़े हैं, असलियत तो शायद इससे कहीं ज्यादा भयानक रही होगी। किसानों को मारा पीटा जाता होगा, उनकी संपत्ति कुर्क की जाती होगी। और ब्यूरोक्रेटिक एपैथी यानी अफसरों की असंवेदनशीलता की हद देखिए। हालात कितने भी खराब हों, सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, टिड्डी दल फसल बर्बाद कर जाए, सरकार लगान वसूलने पर अड़ी रहती थी। लगान माफी, रिमिशंस या कमी शायद ही कभी की जाती थी। सॉस में एक जिले के कलेक्टर का बड़ा दिलचस्प या कहूं कि त्रासित जिक्र है। वो कलेक्टर बार बार ऊपर रिपोर्ट भेज रहा था कि उसके इलाके में एक खास जमीन से लगान वसूलना नामुमकिन है, क्योंकि वहां सिर्फ घास उगती है, कोई अनाज की फसल नहीं होती। अच्छा। उसे ऊपर से जवाब क्या मिला? जवाब मिला कि घास भी एक बहुत अच्छी पैदावार है, वैल्यूएबल प्रोड्यूस है, और उसे बेचकर लगान वसूला जाना चाहिए। हद है, मतलब घास बेचकर लगान दो। हाँ, ये तो हद ही है। मतलब अधिकारी या तो जमीनी हकीकत से पूरी तरह कटे हुए थे या जानबूझकर आंखें बंद किए हुए थे। उन्हें बस अपना रेवेन्यू टारगेट पूरा करना था, चाहे किसान जिए या मरे। किसानों के साथ साथ समाज का एक और प्रभावशाली वर्ग, पुराना जमींदार वर्ग, ट्रेडिशनल लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, खासकर अवध के तालुकदार, वो भी अंग्रेजी राज से बुरी तरह प्रभावित हुए और गुस्से में थे। अवध, जैसा हमने देखा, विद्रोह का एक बड़ा केंद्र था। अंग्रेजों के कब्जे से पहले ये तालुकदार अपने अपने इलाकों में छोटे राजाओं की तरह थे। उनकी अपनी जमीनें थीं, किले थे, हथियारबंद लोग थे, और इलाके में उनका काफी दबदबा, पावर और प्रिविलेजेस थे। बिल्कुल, लेकिन अंग्रेजी राज आने के बाद, खासकर अवध पर कब्जे, एनेक्सेशन के बाद जो समरी सेटलमेंट हुआ, उसमें इन ताल्लुकदारों की हालत बहुत खराब हो गई। एक अंदाजे के मुताबिक करीब 21,000 ताल्लुकदारों की जमीनें, एस्टेट्स, उनसे छीन ली गईं या उनके अधिकार बहुत कम कर दिए गए। 21,000? हाँ, 21,000। वो रातों रात अपनी पावर, प्रेस्टीज और सबसे बड़ी बात अपनी आय के स्रोत, सोर्स ऑफ इनकम से वंचित हो गए। उनकी दुनिया ही पलट गई। सोर्स में उनके हालात का बड़ा मार्मिक वर्णन मिलता है। उन्हें बताया गया है अनेबल टू वर्क, अशेम्ड टू बेग, कंडेम टू पेन्यूरी। यानी काम करने की उन्हें आदत या हुनर नहीं था, भीख मांगने में उन्हें शर्म आती थी। नतीजा ये हुआ कि वो भयंकर गरीबी और कंगाली, पेन्यूरी, झेलने को मजबूर हो गए। सोचिए, जो लोग पीढ़ियों से शासक वर्ग का हिस्सा रहे हों, इज्जत और शानो शौकत से जिए हों, उनकी ये हालत हो गई। तो ये बेदखल किए गए तालुकदार अपने ऊपर हुए इस जबरदस्त अपमान, ह्यूमिलिएशन और अन्याय से भरे बैठे थे। उनकी इज्जत, उनका रुतबा सब मिट्टी में मिल गया था। उनके मन में अंग्रेजों के लिए जाहिर तौर पर बहुत गुस्सा और कड़वाहट थी। इसलिए जैसे ही 1857 में सिपाहियों ने बगावत की और अंग्रेजी सत्ता कमजोर पड़ती दिखी, उन्होंने मौका लपक लिया। हाँ, उन्होंने इसे एक मौके की तरह देखा, अंग्रेजों से बदला लेने का और अपना खोया हुआ रुतबा, अपनी जमीनें, अपनी पावर वापस पाने का। उनके पास अब खोने को कुछ खास बचा नहीं था और पाने के लिए शायद पूरी दुनिया थी। बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि कैसे समाज के अलग अलग वर्गों, सिपाहियों, किसानों, तालुकदारों, कारीगरों, सबके हित अंग्रेजी राज की नीतियों से सीधे तौर पर टकरा रहे थे। सबकी शिकायतें अलग अलग हो सकती थी, गुस्से के कारण अलग हो सकते थे, लेकिन दुश्मन एक ही नजर आ रहा था, अंग्रेज सरकार और उसकी व्यवस्था। तो ये थे कुछ मुख्य कारण और घटनाक्रम जिन्होंने 1857 के उस बड़े उफान को जन्म दिया। धर्म पर चोट का डर और अफवाहें, सिपाहियों का आर्थिक शोषण और सामाजिक भेदभाव, सिपाहियों का आम किसानों से जुड़ाव, और फिर किसानों से लेकर तालुकदारों तक समाज के लगभग हर वर्ग का अंग्रेजी राज की नीतियों से मोहभंग और उनकी बदहाली। ये सब मिलकर एक विस्फोटक मिश्रण बन गया था जिसे बस एक चिंगारी की जरूरत थी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग धाराएं, अलग अलग शिकायतें, अलग अलग गुस्से, जो शायद अकेले अकेले उतने प्रभावी ना होते, वो सब मिलकर एक बड़ी नदी बन गई जिसने अंग्रेजी राज के हिंदुस्तान में नींव हिलाकर रख दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस विद्रोह का फैलाव और स्वरूप कैसा रहा, कौन लोग इसके मुख्य नेता बनकर उभरे और उन्हें किस तरह इसे संगठित करने और दिशा देने की कोशिश की। ओके, लेट्स मूव आवर डिस्कशन फॉरवर्ड। पिछले हिस्से में हमने 1857 के विद्रोह के कारणों और शुरुआती घटनाओं पर बात की थी। अब जरा देखते हैं कि इस विद्रोह का असर समाज के दूसरे तबकों पर, मतलब जैसे कारीगरों पर, कैसे पड़ा, और ये आंदोलन ऑर्गेनाइज्ड कैसे हुआ या नहीं हुआ, और आखिर में ये फेल क्यों हुआ।
हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इस पर काफी रोशनी डालते हैं ना। हाँ बिल्कुल। आज की चर्चा में हम इसी गहराई में उतरेंगे, देखेंगे कि कैसे आर्टिजन्स और हैंडीक्राफ्ट्समैन की जिंदगी पर असर पड़ा, कैसे अंग्रेजों के सोशल रिफॉर्म्स ने शक पैदा किया, और वो बड़ा सवाल, क्या ये विद्रोह वाकई प्लान्ड था जैसा कई लोग सोचते हैं, या फिर एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था? और फिर कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने इसके नतीजे तय किए, और हाँ, इसकी लेगेसी आज भी ये क्यों रेलेवेंट है, इस पर भी बात करेंगे। ये सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर नहीं है, बल्कि हमारी आज की समझ को शेप करने वाली घटना है। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं आर्टिजन्स और हैंडीक्राफ्ट्समैन से। अक्सर जब हम 1857 की बात करते हैं तो सिपाही या किसान ही दिमाग में आते हैं, पर अंग्रेजी राज की मार इन हुनरमंद लोगों पर भी जबरदस्त पड़ी थी। ये कुछ वैसा ही है ना जैसे आज मान लीजिए अमेज़न या फ्लिपकार्ट के आने से छोटे दुकानदारों या लोकल कारीगरों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। हाँ, एनालॉजी काफी हद तक सही बैठती है। देखिए, पहला बड़ा शौक तो इन्हें राज्यों के एनेक्सेशन से लगा। सोचिए, राजा, नवाब और उनके दरबार ही तो इन कारीगरों के मेन बायर्स थे। उनका पैट्रनेज, उनका संरक्षण ही इनकी रोजी रोटी का सोर्स था। अच्छा। बनारसी साड़ियाँ, लखनवी चिकनकारी, मुरादाबादी बर्तन, ये सब शाही शौक पर ही तो फल फूल रहे थे। जैसे ही ये राज्य कंपनी के कब्जे में आए, ये पैट्रनेज सिस्टम खत्म हो गया। रातों रात उनका सबसे बड़ा मार्केट गायब हो गया। सही बात है। जैसे आजकल कोई बड़ी कंपनी किसी छोटे वेंडर से कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे तो उस वेंडर का तो पूरा बिजनेस हिल जाता है। वैसा ही कुछ हुआ होगा इनके। एग्जैक्टली। और दूसरा इससे भी बड़ा फैक्टर था ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी। उनकी नीतियां साफ तौर पर इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को डिस्करेज करती थीं और ब्रिटेन में बनी चीजों यानी मशीन मेड ब्रिटिश गुड्स को प्रमोट करती थीं। अच्छा, मतलब जानबूझकर? हाँ बिल्कुल। इसके लिए उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटीज और टैरिफ्स का खेल खेला। भारत का बना माल महंगा हो गया और ब्रिटेन से आया सस्ता। नतीजा, भारत के बेहतरीन हाईली स्किल्ड कारीगर जिनकी कला दुनिया भर में मशहूर थी, वो धीरे धीरे अनएम्प्लॉयड होने लगे। उनके हुनर की कदरी नहीं रही। और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों ने पुरानी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर तो तोड़ दी, पर कोई नई मॉडर्न इंडस्ट्री सेटअप नहीं की जहां ये लोग खप सकें। बिल्कुल सही। मतलब हुनर होते हुए भी वो बेकार हो गए, इनकम गई और कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं। ये तो बहुत ही हेल्पलेस सिचुएशन रही होगी। जैसे आज भी हम देखते हैं जब ऑटोमेशन आता है या कोई इंडस्ट्री बंद होती है तो स्किल्ड लोगों को रीस्किल करना कितना चैलेंज होता है। उस जमाने में तो रीस्किलिंग का कॉन्सेप्ट ही कहाँ था। बिल्कुल, ये एक स्ट्रक्चरल वायलेंस जैसा था। इसने समाज के एक बड़े प्रोडक्टिव तबके को हाशिए पर धकेल दिया और उनके मन में ब्रिटिश राज के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा भर दिया, जो विद्रोह के समय एक वजह बना। अच्छा, अब जरा सोशल रिफॉर्म्स की बात करते हैं। अंग्रेज अफसरों में, खासकर जो यूटिलिटेरियनिज्म से प्रभावित थे, उनमें एक रिफॉर्मिंग ज़ील था। सती प्रथा बंद करना, विधवा पुनर्विवाह को लीगल बनाना वगैरह। सुनने में तो ये कदम प्रोग्रेसिव लगते हैं, पर लोगों का रिएक्शन क्या था इस पर? क्या सबने से खुले दिल से एक्सेप्ट किया? देखिए, इंटेंशन चाहे नेक रही हो, पर इन सोशल लेजिस्लेशंस को लेकर इंडियन सोसाइटी के एक बड़े हिस्से में, खासकर ऑर्थोडॉक्स हिंदूज और मुस्लिम्स में, जबरदस्त शक और गुस्सा पैदा हुआ। गुस्सा क्यों? उन्हें लगा कि अंग्रेज ये सब करके उनके धर्म, उनकी संस्कृति, उनके सदियों पुराने रीति रिवाजों को नष्ट करना चाहते हैं। हाँ। उन्हें ये अपनी आइडेंटिटी पर हमला महसूस हुआ। हाँ, मतलब जैसे आज भी अगर कोई बाहरी ताकत या कोई नया लॉ हमारे ट्रेडिशनल कस्टम्स पर सवाल उठाए या बदलने की कोशिश करे तो एक डिफेंसिव रिएक्शन आता है, चाहे बात कितनी ही लॉजिकल क्यों ना लगे। लोगों को लगता है हमारी चीजें क्यों बदल रहे हो। एग्जैक्टली। और उन्हें ये भी पक्का शक था कि ये सारे कानून क्रिश्चियन मिशनरीज की मदद करने के लिए लाए जा रहे हैं, ताकि धर्म परिवर्तन, इवेंजलाइजेशन आसान हो जाए। ये डर बहुत गहरा था। अच्छा, मिशनरीज वाला एंगल भी था। हाँ, आप विद्रोहियों के कई प्रोक्लेमेशंस यानी घोषणा पत्रों में देखेंगे तो ये कल्चरल एंजाइटी साफ झलकती है। वो बार बार कह रहे थे कि अंग्रेज हमारे दीन और धर्म पर हमला कर रहे हैं, हमारी इज्जत खत्म कर रहे हैं। तो समाज का ये कंजर्वेटिव तबका भी इस वजह से अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। उन्हें लगा ये सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि कल्चरल इन्वेजन भी है। तो ये धार्मिक और सांस्कृतिक डर भी एक बड़ा फ्यूल बन गया इस आग में। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जो अक्सर उठता है, क्या 1857 का विद्रोह एक ऑर्गेनाइज्ड और मेथोडोलिकली प्लान्ड कंस्पिरेसी थी या बस एक स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट था? क्योंकि जिस तरह सिपाही और आम लोग अचानक एक साथ खड़े हुए वो अनप्रेसिडेंटेड था।
ये वाकई एक ट्रिकी क्वेश्चन है। मुश्किल ये है कि विद्रोहियों ने खुद कोई डिटेल्ड रिकॉर्ड्स नहीं छोड़े हैं जिससे हमें उनकी प्लानिंग का डायरेक्ट एविडेंस मिल सके। हमें ज्यादातर ब्रिटिश सोर्सेज या बाद के अकाउंट्स पर डिपेंड करना पड़ता है। लेकिन अगर हम लीडर्स के एटीट्यूड और उनकी एक्टिविटीज को देखें तो ऐसा लगता नहीं कि कोई बहुत डीप लेड वेल कोऑर्डिनेटेड कॉन्स्पिरेसी थी। अगर कुछ चल भी रहा था तो वो शायद बहुत शुरुआती एम्ब्रियोनिक स्टेज में था, मतलब जैसे टीम मीटिंग में आइडिया डिस्कस हुआ हो पर प्रोजेक्ट प्लान अभी फाइनल ना हुआ हो। इसका कोई उदाहरण? जैसे बहादुर शाह जफर का रिएक्शन। हाँ बिल्कुल। जब मेरठ से सिपाही बगावत करके दिल्ली पहुंचे तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर खुद हैरान रह गए थे। रिपोर्ट्स कहती हैं कि उन्होंने तो फौरन आगरा में अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर को खबर भेज दी कि ये बागी सिपाही आ गए, आप क्या करें। अरे ये तो उल्टा हुआ। हाँ, ये किसी मास्टरमाइंड का रिएक्शन तो नहीं लगता है ना। बात तो सही है। और रानी लक्ष्मीबाई का मामला भी तो है। वो भी तो काफी समय तक डायरेक्टली रिवोल्ट में शामिल होने से हिचकिचाती रहीं। शायद वो असेस कर रही थी सिचुएशन को। अगर कोई प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी होती तो शायद वो पहले दिन से ही एक्शन में होती। एग्जैक्टली। इसी तरह नाना साहेब या फैजाबाद के मौलवी अहमद शाह के बारे में भी ये दावे किए जाते हैं कि उन्होंने अलग अलग छावनियों में घूम घूम कर विद्रोह की जमीन तैयार की थी। लेकिन क्या इसका कोई सॉलिड प्रूफ है क्या? नहीं। इसका भी कोई कंक्लूसिव एविडेंस जिसे प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट कहा जा सके वो नहीं मिला है। बातें हैं, लेजेंड्स हैं, अंग्रेजों के शक है पर पुख्ता प्रमाण नहीं। इसी तरह वो जो विद्रोह से पहले चपातियां या कमल के फूल गांव-गांव घूम रहे थे, हाँ वो सुना है। उनका असली मतलब क्या था ये भी आज तक अनसर्टेन है। Was it a signal, a rumor, a religious ritual? We don't know for sure. हाँ, पर एक बात तो पक्की है कि मेरठ की घटना 10 मई को हुई और देखते देखते जून तक विद्रोह नॉर्थ इंडिया के एक बड़े हिस्से में जंगल की आंख की तरह फैल गया। शायद प्लानिंग उतनी नहीं थी पर माहौल बिल्कुल तैयार था। जैसे सूखी लकड़ियों का ढेर हो, बस एक चिंगारी की जरूरत थी। लोगों का गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन सब जमा हो चुका था। बिल्कुल स्पॉन्टेनियस कंबस्शन जैसा मामला लगता है। लेकिन ये पॉइंट नोट करना इम्पोर्टेंट है कि भले ही विद्रोह से पहले कोई सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग न दिखी हो, पर विद्रोह शुरू होने के बाद ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश जरूर हुई। ये नहीं कि सब केओस में ही चलता रहा। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। मतलब जब लड़ाई शुरू हो गई तब उसे मैनेज करने, डायरेक्शन देने की कोशिश की गई। हाँ, जैसे ही दिल्ली पर कब्जा हुआ, विद्रोहियों ने तुरंत आसपास के रूलर्स और राजस्थान के राजाओं को लेटर्स लिखे, उनसे हेल्प मांगी, उन्हें रिवॉल्ट में शामिल होने का इन्विटेशन दिया। दिल्ली में बाकायदा एक कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स बनाया गया। इसमें 10 सदस्य थे, 6 सेना से रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट रेजिमेंट्स और 4 सिविलियन डिपार्टमेंट्स से। अरे वाह, मतलब एक तरह की गवर्निंग बॉडी बनाने की कोशिश हुई, प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ। बिल्कुल। और ये कमेटी सारे फैसले मेजॉरिटी वोट से लेती थी बादशाह बहादुर शाह जफर के नाम पर। एक ब्रिटिश ऑब्जर्वर ने इसे बड़ा इंटरेस्टिंगली डिस्क्राइब किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मिलिट्रोसी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनोक्रेसी मतलब राजा तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क जैसा था, बस नाम का हेड, लेकिन रियल पावर पार्लियामेंट की जगह सोल्जर्स की काउंसिल के हाथ में थी। ये तो काफी मॉडर्न कॉन्सेप्ट लगता है उस समय के हिसाब से। सोल्जर्स की काउंसिल रूल कर रही है। हाँ, ये कोशिश बताती है कि वो सिर्फ लड़ना नहीं बल्कि गवर्न करना भी चाहते थे। ऑर्गेनाइजेशन बनाने की अटेम्प्ट दूसरे सेंटर्स में भी हुई। बहादुर शाह को सभी विद्रोही नेताओं ने फॉर्मली अपना एम्परर माना। उनके नाम पर सिक्के ढाले गए, ऑर्डर्स इशू किए गए। बरेली में खान बहादुर खान ने मुगल सम्राट के नॉमिनल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर प्रशासन चलाया। और ये बात भी गौर करने वाली है कि विद्रोही चाहे मेरठ में हो, कानपुर में हो या झांसी में हो, उनका पहला इम्पल्स, पहली इच्छा दिल्ली जाने की होती थी। ऐसा लगता था जैसे उन्हें एक सेंट्रल अथॉरिटी, एक रैलिंग पॉइंट की जरूरत महसूस हो रही थी। दिल्ली एक सिंबल बन गया था। सही, एक ऑर्गेनाइजेशन और एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बनाने की जरूरत और कोशिश दोनों दिखी, ताकि जो इनिशियल सक्सेस मिली है उसे कंसोलिडेट किया जा सके। लेकिन ब्रिटिश काउंटर ऑफेंसिव इतना तेज और पावरफुल था कि इन शुरुआती नेबुलस आइडियाज को सॉलिड स्ट्रक्चर बनने का मौका ही नहीं मिला। वो कोशिशें दब गईं। तो ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश हुई पर वो पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाई। अब आते हैं फेलियर के कारणों पर। पहला कारण तो शायद रिसोर्सेज और कोऑर्डिनेशन की कमी ही रहा होगा। उनके पास अंग्रेजों जैसी सप्लाई चेन तो थी नहीं। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा प्रैक्टिकल चैलेंज था। विद्रोही 1 साल से ज्यादा तक बहुत हैवी ऑड्स के खिलाफ लड़े। सोचिए, उनके पास आर्म्स एंड एम्यूनिशन का कोई रेगुलर सोर्स नहीं था। जो शुरुआत में अंग्रेजी आर्सेनल से लूटा, वो खत्म होने के बाद क्या?
उन्हें अक्सर स्वॉर्ड्स और पाइक्स यानी तलवारों और भालों से लड़ना पड़ता था, जबकि दुश्मन के पास उस समय के मोस्ट मॉडर्न वेपन्स थे, जैसे एनफील्ड राइफल। सही बात है, टेक्नोलॉजी गैप बहुत बड़ा था। और कम्युनिकेशन का क्या? आज तो व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है कोऑर्डिनेशन के लिए, तब कैसे होता होगा? एग्जैक्टली उनके पास कोई फास्ट कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था। अंग्रेजों के पास टेलीग्राफ था, जिससे वो तेजी से इंफॉर्मेशन और ऑर्डर्स भेज सकते थे। विद्रोहियों के पास क्या था? घुड़सवार या पैदल हरकारे, जिन्हें खबर पहुंचाने में ही दिन या हफ्ते लग जाते थे। इसी वजह से कोई रियल टाइम कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया होगा। एक लीडर को पता ही नहीं चलता होगा कि दूसरे इलाके में क्या हो रहा है, वहां के रेबल्स की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद कैसे करते। सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। इट वॉज लाइक एवरीवन वाज लेफ्ट टू प्ले अ लोनली हैंड। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक वीकनेस साबित हुई। अंग्रेज संगठित थे, उनके पास कम्युनिकेशन था, वो अपनी फोर्सेस को जरूरत के हिसाब से तेजी से मोबिलाइज कर सकते थे। विद्रोही ये नहीं कर पाए। रिसोर्स गैप और कम्युनिकेशन गैप ने उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया। फेलियर का एक और बड़ा कारण शायद ये भी था कि विद्रोह को पूरे देश का, सोसाइटी के हर सेक्शन का सपोर्ट नहीं मिला। कॉमन लोगों की सिंपैथी तो थी, जैसा हमने बात की, पर क्या बड़े प्लेयर्स, इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स उनके साथ थे? नहीं, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं था। देश का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें वेल्दी मर्चेंट्स, एजुकेटेड इंटेलिजेंसिया और सबसे इम्पॉर्टेंटली ज्यादातर इंडियन रूलर्स शामिल थे, वो न सिर्फ विद्रोह से अलग रहे, हाँ, बल्कि कई ने तो एक्टिवली अंग्रेजों का साथ दिया। ये बात थोड़ी हैरान करती है। मतलब कलकत्ता और बॉम्बे जैसे बड़े शहरों में पढ़े लिखे अमीर लोग अंग्रेजों की जीत के लिए प्रेयर मीटिंग्स आयोजित कर रहे थे। उन्हें विद्रोहियों से डर लग रहा था क्या? हाँ, ये सच है। उन्हें शायद लगता था कि विद्रोही कानून व्यवस्था खत्म कर देंगे, उनका बिजनेस ठप हो जाएगा। और इंडियन रूलर्स का एटीट्यूड देखिए, डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी पॉलिसीज से कई नाराज जरूर थे, लेकिन फिर भी ज्यादातर को लगा कि उनका फ्यूचर अंग्रेजों के साथ ही ज्यादा सेफ है। अच्छा। उन्होंने अंग्रेजों को मेन और मटीरियल्स यानी सैनिक और रसद दोनों से भरपूर मदद की। सिंधिया, होलकर, निजाम, पटियाला के राजा, इन सब ने अंग्रेजों का साथ दिया। कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि अगर इन रूलर्स ने विद्रोहियों का साथ दिया होता तो शायद हिस्ट्री कुछ और होती। उनकी ट्रेन्ड आर्मीज और रिसोर्सेज रेबल्स के बहुत काम आ सकते थे। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मतलब घर के ही लोग साथ नहीं थे। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात तो ये है कि सिर्फ शासक ही नहीं, बल्कि इंडियन सोल्जर्स का भी एक बड़ा हिस्सा रिवोल्ट में शामिल नहीं हुआ। हाँ, ये एक कड़वी सच्चाई है जिसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडियन सीपॉय इन द ब्रिटिश आर्मी डिड नॉट रिवोल्ट। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने ही कंट्रीमैन के खिलाफ अंग्रेजों की तरफ से एक्टिव लड़ाई लड़ी। सच में? हाँ, दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने वाली ब्रिटिश फोर्सेस में आधे से ज्यादा सैनिक भारतीय थे। सिख, पंजाबीज, गुरखाज। और वो कश्मीरी गेट को उड़ाने वाला फेमस इंसिडेंट? हाँ, उस स्टॉर्मिंग पार्टी में 6 ब्रिटिश ऑफिसर्स और एनसीओज थे और 24 इंडियन सोल्जर्स थे, जिनमें 10 पंजाबी थे और 14 आगरा और अवध के इलाकों से थे। ये दिखाता है कि इंडियन सोसाइटी और सेना के अंदर कितनी डीप डिविजन्स थीं, जिनका अंग्रेजों ने बखूबी फायदा उठाया। और फिर लीडरशिप की भी बात आती है। कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दें, जैसे रानी झांसी, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, ये तो वाकई ब्रेव थे। पर ज्यादातर लीडर्स शायद विद्रोह की ग्रेविटी या उसके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को पूरी तरह समझ ही नहीं पाए, या उनमें वो विजन नहीं था। शायद दोनों बातें थी। बहादुर शाह जफर और उनकी बेगम जीनत महल को सिपाहियों पर ट्रस्ट ही नहीं था। वो तो सीक्रेटली अंग्रेजों से नेगोशिएशंस कर रहे थे ताकि अपनी जान और पेंशन बचा सके। अरे बाप रे। ज्यादातर ताल्लुकदार, जो अवध में विद्रोह का एक बड़ा फोर्स थे, वो मेनली अपने पर्सनल इंटरेस्ट, अपनी जमीनें और प्रिविलेजेस बचाने में लगे थे। जैसे ही अंग्रेजों ने उन्हें कंसेशंस ऑफर किए, कई वापस मिल गए। मतलब कोई यूनिफाइड पॉलिटिकल विजन नहीं था। मान सिंह जैसे कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो अपॉर्चुनिस्ट थे, कई बार साइड बदलते रहे, जिधर देखा पल्ला भारी है उधर हो लिए। सही। एक चीज कॉमन थी, कॉमनली शेयर्ड हेट्रेड फॉर एलियन रूल। विदेशी शासन से नफरत सब में थी, लेकिन फ्यूचर का कोई क्लियर पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव या डेफिनेट विजन नहीं था कि अंग्रेजों के जाने के बाद कैसा भारत बनाना है। ज्यादातर नेता अपने पास्ट के प्रिजनर्स थे, वो बस अपने खोए हुए फ्यूडल प्रिविलेजेस वापस पाना चाहते थे। इसीलिए वो एक मॉडर्न, यूनिफाइड, फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिटिकल ऑर्डर बनाने में फेल हो गए। जॉन लॉरेंस की वो बात याद आती है जो उन्होंने कही थी कि
अगर विद्रोहियों में एक भी सिंगल लीडर ऑफ एबिलिटी होता तो हम अंग्रेज लॉस्ट बियॉन्ड रिडेम्पशन हो जाते। शायद इसमें कुछ सच्चाई थी। बिल्कुल। लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन की इन तमाम वीकनेसेस के बावजूद हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि आम सिपाहियों और लोगों ने जो करेज, डेडिकेशन और कमिटमेंट दिखाई वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। हजारों लोगों ने एक कॉज जिसमें वो बिलीव करते थे उसके लिए अपनी जान दे दी। उनकी कहानियां आज भी इंस्पायर करती हैं। हाँ, उनकी ब्रेवरी पर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता। लेकिन सिर्फ हीरोइज्म एक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, बेटर इक्विप्ड और यूनिफाइड ब्रिटिश वॉर मशीन का मुकाबला नहीं कर सकी। दिल्ली, जो विद्रोह का दिल था, वो 20 सितंबर 1857 को एक लंबी और ब्रूटल सीज के बाद हार गई। बहादुर शाह को हुमायूंस टूम से पकड़ा गया, उन पर ट्रायल चला और उन्हें बर्मा यानी रंगून डिपोर्ट कर दिया गया। मुगल सल्तनत का सिंबॉलिक अंत हो गया। दिल्ली का पतन विद्रोह की कमर टूटने जैसा था, क्योंकि वही एकमात्र पोटेंशियल रैलिंग पॉइंट था, एक सेंटर था। इसके बाद अंग्रेजों ने एक एक करके बाकी सेंटर्स को भी कुचल दिया। रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुईं। उन्हें हराने वाले ब्रिटिश जनरल ह्यू रोज ने भी उनकी तारीफ की थी। कहा था कि हियर ले द वुमन हु वाज द ओनली मैन अमंग द रेबल्स। ये अपने आप में बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है। बिल्कुल। नाना साहेब ने हार नहीं मानी। वो 1859 की शुरुआत में नेपाल भाग गए, शायद वहां से स्ट्रगल जारी रखने की उम्मीद में। पर उनका बाद में क्या हुआ ये क्लियर नहीं है। बिहार के बाबू कुंवर सिंह 80 साल की उम्र के बावजूद अंग्रेजों को लगातार परेशान करते रहे, 9 मई 1858 को अपनी डेथ तक। और तात्या टोपे, जिन्होंने बड़ी कुशलता से अप्रैल 1859 तक सेंट्रल इंडिया में गुरिल्ला वॉरफेयर जारी रखा, उन्हें भी आखिर में उनके एक जमींदार दोस्त मान सिंह ने बिट्रे किया। वो पकड़े गए और 15 अप्रैल 1859 को उन्हें फांसी दे दी गई। इस तरह ब्रिटिश एम्पायर के सामने इंडिया में जो सबसे बड़ा चैलेंज खड़ा हुआ था उसका अंत हुआ। ये सोचना इंटरेस्टिंग है कि अगर विद्रोही जीत जाते तो क्या होता? क्या वो वाकई पुट द क्लॉक बैक करते, जैसा कुछ हिस्टोरियंस आर्ग्यू करते हैं? क्या एक ओल्ड फ्यूडल ऑर्डर फिर से मजबूत हो जाता? ये तो प्योर स्पेकुलेशन है, पर जरूरी नहीं कि यही एकमात्र आउटकम होता। हमें सिपाहियों और नेताओं की लिमिटेशंस और वीकनेसेस को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन देश को फॉरेन रूल से आजाद कराने की उनकी कोशिश अपने आप में एक पेट्रियोटिक एक्ट और एक प्रोग्रेसिव स्टेप था। उन्होंने पहली बार इतने बड़े स्केल पर ब्रिटिश पावर को चैलेंज किया था। किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट की सिग्निफिकेंस सिर्फ उसके इमीडिएट रिजल्ट्स तक लिमिटेड नहीं होती, है ना? 1857 का विद्रोह फेल होकर भी शायद एक ग्रैंड पर्पस सर्व कर गया। बिल्कुल, ये बाद के नेशनल लिबरेशन मूवमेंट के लिए इंस्पिरेशन का एक बहुत बड़ा सोर्स बना। उस आंदोलन ने आखिरकार वो हासिल किया जो 1857 का विद्रोह नहीं कर सका था। 1857 की लेगेसी, उसकी गूंज हमें भारत की आज़ादी की लड़ाई में बार बार सुनाई देती है। ये वो पहली बड़ी चिंगारी थी जिसने फ्यूचर की आग को हवा दी, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पैदा की कि हाँ, अंग्रेजों को हराया जा सकता है। Okay, so we hope you liked our today's discussion on Chapter 1, The First Major Challenge, The Revolt of 1857 of India's Struggle of Independence by Bipin Chandra. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. Dhanyavad. Jai Hind.